back to my channel. So today's topic is fertilization of extended. हम एम्ब्रियोलॉजी को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था उसका आगे का पढ़ रहे हैं. हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे अब. तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज होता है आपस में, तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. हम देखते हैं फीमेल गैमेट में एग और मेल गैमेट में जब स्पर्म फ्यूज होता है तो एग पे जब डेवलपमेंट बोलते हैं oogenesis और स्पर्म का डेवलपमेंट बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. तो जब इन दोनों का इंटरकोर्स होता है, जब फ्यूज होते हैं आपस में एग और स्पर्म, तो उन्हें हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं. तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जब फीमेल गैमेट प्लस मेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फीमेल गैमेट में एग और मेल गैमेट में स्पर्म, तो जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, जाइगोट. ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है एम्पुलरी रीजन. हमारे पास ये है ओवरी, ये सर्विक्स, ये ओवरी. तो ये जो ये लोकेशन होता है ये एम्पुलरी रीजन होता है, जहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है. और हम एक और केस डिस्कस कर सकते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन के कहीं और हो गई, एम्पुलरी रीजन में नहीं, अदर देन एम्पुला हुई, तो उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है. तो बेसिकली हम फर्टिलाइजेशन को कैसे पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन जो होता है हम उसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे. सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, और लास्ट में रिजल्ट्स क्या है हमारे पास. ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन अगर इन तीनों में पढ़ेंगे तो ये आसानी पड़ेगी. तो आगे हम प्रोसीड करते हैं. जो फर्टिलाइजेशन है, हमारे पास 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन सिर्फ 200 से 500 तक ही स्पर्म जो है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पहुंच पाते हैं. तो हमने क्या बोला, ओनली 1% ऑफ द स्पर्म एंटर इनटू सर्विक्स. ओनली 1% ऑफ स्पर्म एंटर इनटू सर्विक्स. ठीक है. और जब स्पर्म सर्विक्स में एंटर करता है तो हम ओविडक्ट में ये ट्रांसपोर्ट होता है. और इसको कितना टाइम लगता है, 60 मिनट टू 6 डेज तक भी एक्सटेंड हो सकता है. जब ये ओविडक्ट में जाएगा तो इसको कितना टाइम लग सकता है, 60 मिनट से 6 डेज भी एक्सटेंड हो सकता है. और ये स्पर्म की बेसिकली मूवमेंट कैसे होती है, हमें पता है इस स्पर्म के पास टेल होती है, लेकिन जो टेल कम मूवमेंट में हेल्प करती है, लेकिन ये जो स्पर्म होता है मूव करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. ज़्यादा मेन रीज़न क्या है, स्पर्म कैसे मूव करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से. तो जिसकी मोटिलिटी होती है, हम स्पर्म मोटिलिटी बोल सकते हैं, किस में ज़्यादा होती है, मोर इन यूट्रस लेस इन वेजाइना. मोर इन यूट्रस और एंड लेस इन वेजाइना. और किसकी हेल्प से स्पर्म मोटिलिटी किसकी वजह से हो सकती है, मेनली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है. हम टेल मूवमेंट भी बोल सकते हैं, टेल मूवमेंट की वजह से भी होती है. ठीक है. तो बेसिकली हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया. फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. सिर्फ 1% ही सर्विक्स तक रीच कर पाता है, ओविडक्ट में ट्रांसपोर्ट होगा तो इसको हम 60 मिनट टू 6 डेज भी एक्सटेंड कर सकते हैं. स्पर्म मोटिलिटी किसमें ज़्यादा, इस किस में कम होती है, वेजाइना में लेस होती है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूव करता है. और टेल, जो स्पर्म की टेल होती है, उसकी जो मोटिलिटी होती है उसकी वजह से भी मूव करता है. अब हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप की तरफ, रिक्वायरमेंट्स. सबसे पहले स्पर्म फर्टिलाइजेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ओवम की लेयर्स में कैसे पेनिट्रेट करेगा स्पर्म, और तो हम ये देखेंगे. सबसे पहले वो पेनिट्रेट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है, रिक्वायरमेंट्स में फर्स्ट स्टेप होता है हमारे स्पर्म की कैपेसिटेशन होना. कैपेसिटेशन बेसिकली होता है कंडीशनिंग होना. इसे हम कंडीशनिंग पीरियड भी बोल सकते हैं. कैपेसिटेशन, कंडीशनिंग पीरियड, कंडीशनिंग पीरियड. ठीक है. जो ये कहाँ होता है, इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है. इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है. अब जो हमारे पास स्पर्म है उसके पास होता क्या क्या है,
इसके पास एक ग्लाइकोप्रोटीन्स की कैप होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की कैप, और इसके पास सेमिनल प्लाज्मा के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो जब कैपेसिटेशन होगा तो ये जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की कैप रिमूव हो जाती है, हट जाती है, रिमूव हो जाती है। तो हमारे पास कितना स्पर्म है, इतना बच जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास इतना बच गया। तो अब क्या होगा, ये पेनिट्रेट होगा जो ओवम की हमारे पास कोरोना रेडिएटा की लेयर है, जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर है ओवम की, उसको पेनिट्रेट कर सकता है। ये जब रिमूव हो जाएगी इसको पेनिट्रेट कर देगा। हमारे पास ये फीमेल गैमेट है जिसकी आउटर लेयर होती है कोरोना रेडिएटा की, ये वाली, ये स्पर्म इसको पेनिट्रेट कर जाएगा। अभी ज़ोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन ये आउटर लेयर जो होती है कोरोना रेडिएटा की, उसको पेनिट्रेट कर जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एक्रोसोम रिएक्शन। अब एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है, एक्रोसोम रिएक्शन के थ्रू हमारे पास दो प्रोटीन्स रिलीज होते हैं, ट्रिप्सिन, जो एक होता है हमारे पास ट्रिप्सिन, और दूसरा होता है हमारे पास एक्टिन लाइन प्रोटीन्स। तो एक्रोसोम रिएक्शन जब होता है तो हमारे पास दो प्रोटीन्स आते हैं, ट्रिप्सिन और दूसरा है एक्टिन लाइन प्रोटीन। ये दोनों हेल्प किस चीज़ में करते हैं, ये जो दो प्रोटीन्स हमारे पास, ये पेनिट्रेट करवाता है ज़ोना पेलिसिडा की लेयर को। जो हमारे पास ये फीमेल गैमेट था, कोरोना रेडिएटा की सेल लेयर तो पेनिट्रेट कर चुका था, अब जो है ये ज़ोना पेलिसिडा की, इसको भी पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्रोसोम रिएक्शन किस में हेल्प करवाता है, ज़ोना पेलिसिडा की लेयर को पेनिट्रेट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया, सबसे पहले कैपेसिटेशन रिएक्शन और दूसरा देखा हमने एक्रोसोम रिएक्शन। तो अब तक ये यहाँ पर कोरोना रेडिएटा की लेयर को पेनिट्रेट कर चुका है, उसके बाद ज़ोना पेलिसिडा को भी पेनिट्रेट कर चुका है। अब क्या होगा आगे, जो हमारे पास हमने देखा एक्रोसोम रिएक्शन हुआ, ये हमने देखा ये पेनिट्रेट कर चुका है। तो जो एक्रोसोम रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो एक प्रोटीन की तरह, एक प्रोटीन की वजह से स्टार्ट हुआ है, जिससे हम बोलते हैं एक लिगेंड होता है ZP3 और वी कैन से ज़ोना प्रोटीन। जो एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्टेड और वी कैन से टेक्स प्लेस with the help of one protein that is called ZP3। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा। अब हमने देखा, हम रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले स्टेप्स क्या क्या है इसके। सबसे पहले पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, उसके बाद देखा पेनिट्रेशन ऑफ ज़ोना पेलिसिडा, उसके बाद हम देखेंगे फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब जब ये फ्यूजन होगा हमारे पास चेंजेस क्या क्या आते हैं। ये हमारे पास सेकेंड पोलर बॉडी है, सेकेंड oocyte। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पर्म है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके पास चेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इससे पहले डिस्कस करने से पहले, जब एग के कांटेक्ट में स्पर्म आता है तो जो सेकेंडरी oocyte होता है वो अपनी सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर सकता है। हमने पहले पढ़ा था कि सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन नहीं हो पाती कंप्लीट जब तक स्पर्म एग के कांटेक्ट में ना आए। तो अब एग के कांटेक्ट में आ गया तो ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन अपनी कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले चेंज आता है हमारे पास कॉर्टिकल और ज़ोनल रिएक्शन इज एक्टिवेटेड। कॉर्टिकल और ज़ोनल रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले कॉर्टिकल और ज़ोनल रिएक्शन क्या करता है, ज़ोना पेलिसिडा की लेयर को इम्पर्मिएबल बना देता है फॉर अदर स्पर्म्स। ये इम्पर्मिएबल बना देता है, अदर स्पर्म्स इसके कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है, ज़ोना पेलिसिडा की लेयर इम्पर्मिएबल बन गई
और जो ओवम की लेयर होती है उसको भी उस लेयर में भी चेंजेस ला देता है, ताकि और जो स्पर्मेटोजोआ है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाए। तो जब कॉर्टिकल रिएक्शन होगा तो इम्पर्मेबल बना देगा। अब जो हमारे पास सेकेंड आया चेंज, हमारे पास सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गई। हमने यहाँ देखा था जब फ्यूजन होगा कांटेक्ट में आएगा एग स्पर्म, तो हमारे पास सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। मेयोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब थर्ड चेंज क्या होगा, जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाती है स्पर्म की, वो बहुत तेज हो जाती है, बहुत हाई स्पीड में हो जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ स्पर्म स्पीड अप। ठीक है, हमने यहाँ चेंजेस तक देख लिए। हमने क्या देखा था, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स, स्टेप्स और रिजल्ट। स्टेप्स हमने देख लिए, चेंजेस देख लिए, अब हम रिजल्ट्स की बारी है। तो अब इसमें रिजल्ट्स क्या क्या है, रिजल्ट क्या क्या आएंगे हमारे पास। सबसे पहला तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्टोर कर लेता है। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसका हमें सेक्स का पता चल जाता है, ये मेल है फीमेल है, तो इसका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो का सेक्स है वी कैन आइडेंटिफाई बाय दिस। और अब हमने देखा हमारे पास 2 सेल स्टेज आ गई, एम्ब्रियो जो है हमारे पास 2 सेल स्टेज आ गई। तो अब आगे ये इसका क्लीवेज का प्रोसेस होगा, 4 सेल स्टेज बनेगी, 8 सेल बनेगी, 16 बनेगी, 4, 8, तो हम इसे बोलते हैं क्लीवेज। अब हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। सबसे पहले हमने देखा फर्टिलाइजेशन दोनों का फ्यूजन को होता है। इसके 3 स्टेप्स है, रिक्वायरमेंट, स्टेप्स और रिजल्ट्स। रिक्वायरमेंट क्या क्या हमारे पास, कैपेसिटेशन होना चाहिए। कैपेसिटेशन क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग पीरियड। और एक्रोसोम रिएक्शन के थ्रू 2 प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से वो ज़ोना पेलिस्टिडा की लेयर को पेनिट्रेट कर पाता है। स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है, दूसरा ज़ोना पेलिस्टिडा को, और तीसरा फ्यूजन होने के बाद। फ्यूजन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाता है एक्टिवेट, जिसकी वजह से ज़ोना पेलिस्टिडा इम्पर्मेबल हो जाती है और ओवम के कांटेक्ट में ना आए, और ओवम की लेयर में भी चेंजेस आ जाते हैं ताकि वो और स्पर्मेटोजोआ को पेनिट्रेट या फिर कांटेक्ट में ना आए। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। और तीसरा क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्पर्म की स्पीड अप हो जाती है। रिजल्ट क्या है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो का सेक्स पता चल जाता है। और हमारे पास 2 सेल आया, 2 सेल स्टेज आई, आगे 4 सेल बनेगी, 8 सेल बनेगी, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। तो हम इस क्लीवेज के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।